भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की दुकान है, समझ रहे हो, आरोप लगाने की मशीन है। जनता इतनी जागरूक नहीं है जितना जागरूक एक लोकतंत्र में इसको होना चाहिए। इनको चुनने का मौका मिलता है और एक ट्रैक रिकॉर्ड सबका इनके पास है। किसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कौन क्या क्या बात बोल रहा है, उसको उस ट्रैक रिकॉर्ड के पैमाने पे तोल लें और ठीक लगे तो उसको वोट करें। जीत फिर भी हम रहे हैं, मार्जिन ऑफ विक्ट्री जरूर कम है। अब मार्जिन ऑफ विक्ट्री वैसा नहीं है। हमने पहले भी वोट लिया हुआ इस लोकसभा में, वो वोट तो हमारे पास अब दे रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास एमएलए का वोट भी आ रहा है। वो दोनों वोट मिलके हम जो समझते हैं, हम 4.5 और 5 लाख के बीच में हम ठहर रहे हैं और 4.5-5 लाख वाला जीत रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय मौजूद हैं करनाल के अंदर। अभी बीते दिनों लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुआ है। सभी प्रत्याशियों ने अपने दावे ठोके जीत के लिए और इस समय अगर बात की जाए पूरे हरियाणा की तो करनाल लोकसभा सीट हॉट सीट बताई जा रही है। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं एनसीपी के प्रत्याशी वीरेंद्र मराठा जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते नमस्ते, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आपका। लोग आप कहने का मौका दे रहे हो हम। सर, अगर बात की जाए इस चुनाव में जनता कैसा रुझान रहा, कैसा प्यार मिला आपको जनता, क्योंकि आप जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुना है, उनसे मिलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा जी। हम इंडिया गठबंधन में थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी एक अहम हिस्सा थी जी। और इंडिया गठबंधन में 2 बातें तय हुई थी जब ये निर्माण इसका हुआ जी। नंबर 1 तो लीड रोल में वह पार्टी रहेगी जिस पार्टी का जिस राज्य में वर्चस्व है जी। यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व था तो कांग्रेस लीड रोल में रही। उसके बाद सर्वे के आधार पे जिस भी पार्टी का जो उम्मीदवार सबसे सशक्त बन के उभरेगा उस उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस हिसाब से सर्वे हुआ, हम सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभर के आए और एनसीपी के हिस्से में ये इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट आ गई। लेकिन अंतिम क्षणों में हमारा फाइनल लिस्ट में नाम भी आ लिया जी। हमें जो है एनसीपी का फॉर्म ए और बी भी मिल गया जी। हमारे को कांग्रेस नेताओं से मिला भी दिया गया जी। उसके बाद अंतिम क्षणों में लोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं और मुझे नाम लेने में कोई संकोच भी नहीं है। उनकी भारतीय जनता पार्टी से जो मिली भगत है वह ईडी और सीबीआई के केसेस की वजह से हो या उनके और दूसरे गलत कारनामों की वजह से हो या किसी और लालच की वजह से हो, ये मैं कुछ नहीं कह सकता किस वजह से है। उन्होंने कांग्रेस का एक प्रत्याशी उतार दिया जी, जो उसको नहीं उतारना चाहिए था। अब चुनाव में फिर हमें तो एकदम तुरता फुर्ती में ही सारा तैयारी करनी पड़ी है जी। हमारा फिर इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन हुआ जी। इंडिया गठबंधन से बाहर यहाँ हम आ गए और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके हमने चुनाव लड़ा, ठीक है जी। अगर हम उससे लड़ते क्योंकि उससे तैयारी में थे हम तो चुनाव बिल्कुल एक तरफा ही था। अब इसलिए हमें फिर एफर्ट्स बहुत करने पड़े हैं। अब रिजल्ट के बारे में एक ससोपन की स्थिति सभी कैंडिडेटों में बन रही है। अब वहां 3 फैक्टर बड़े हैं। नंबर 1, आपने सोचा कि जीत हार के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या है जी। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट होते हैं, कंटेस्ट में वही कैंडिडेट आता है जिसके पास कोई बेस वोट होता है जी। बेस वोट चाहे उसकी कम्युनिटी का हो चाहे किसी संगठन का हो। इस हिसाब से मनोहर लाल खट्टर के पास बेस वोट था, उसके पंजाबी कम्युनिटी का था, कुछ उसके बस आरएसएस का था। दूसरी बात, हमारे पास बेस वोट था, हमारी अपनी कम्युनिटी का था,
हमारी पहले एकता शक्ति पार्टी बनाई, उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों का था जी क्योंकि बेस वोट से ही वर्कर निकलता है। वर्कर कहीं हवा से नहीं निकल गया, हवा में से नहीं उतरता, जी वर्कर बेस वोट से ही निकलता है। कांग्रेस वाले के पास बेस वोट नहीं था क्योंकि वह अचानक एकदम से प्रत्याशी आ गया, बाहर के आंदोलन, बाहर का प्रत्याशी था वह, ठीक है ना। यहाँ उसके करनाल लोकसभा में वोट भी नहीं है। अब बहुतों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रचार होता है, पैसे हैं उसके पास, एजेंसियां हायर कर लेता है, जी वो हाइप क्रिएट कर देते हैं, फिर जी समझ रहे ना, जी। और उस झांसे में आके बहुत से वोट चले जाते हैं फिर, ठीक है। ठीक जो मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहते थे वो हमारे पास भी है, लेकिन उसके पास भी ज्यादा चले गए जो कांग्रेस का उम्मीदवार था। जी लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार उन सारी वोट सारे के सारे भी उसको आ जाएंगे, तब भी वो कंटेस्ट में नहीं आता क्योंकि उसके पास बेस वोट ही नहीं है, ना उसका वर्कर का फैलाव है। सर जैसे मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आपने बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बाहर का कैंडिडेट करनाल के अंदर लेके आए और कहीं ना कहीं ईडी और अन्य एजेंसियों का डर सता रहा था, और उसके पीछे क्या कारण देखा गया कि बीजेपी मजबूत होती दिखाई दे रही है, कहीं कांग्रेस बाहर का प्रत्याशी है, लोगों का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी जनता चाह रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को साइड में किया जाए। नहीं, बीजेपी को जिताने के लिए तो लेके आए वो, उसका कैंडिडेट का और रोल कुछ नहीं, एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया। नहीं तो मनोहर लाल खट्टर को बहुत ज्यादा मार्जिन से हराते हैं, कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिली है। अब उनको मजबूती मिली है, कंफ्यूजन हुआ ना, लेकिन जीत फिर भी हम रहे हैं। मार्जिन ऑफ विक्ट्री जरूर कम है, अब मार्जिन ऑफ विक्ट्री वैसा नहीं है। हमने पहले भी वोट लिया हुआ है इस लोकसभा में, वो वोट तो हमारे पास अब भी रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास इनेलो का वोट भी आ रहा है। वो दोनों वोट मिलके हम जो समझते हैं, हम 4.5 और 5 लाख के बीच में हम ठहर रहे हैं, और 4.5-5 लाख वाला जीत रहा है। मार्जिन ऑफ विक्ट्री चाहे 20,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 60,000 हो, चाहे 80,000 हो, इसीलिए क्योंकि विक्ट्री मार्जिन बहुत थोड़ा है, पूरे दावे के साथ कोई कह नहीं सकता, लेकिन अपरेज हमारा है, इतना दावा हम जरूर कर सकते हैं। जैसे आप दावा करें तकरीबन 4.5-5 लाख से जीत का, तो अन्य पार्टियां भी मैदान के अंदर है, वो भी अपना दावा कर रही हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या खास दोनों के बीच अंतर देखा जा सकता है कि जनता समर्थन आपका ज्यादा कर रही है? जनता तो हमारे साथ है, कंपेनिंग भी हमारी सबसे अच्छी रही है, पब्लिक मीटिंग सबसे अच्छी हमारी रही है। उनकी पब्लिक मीटिंग से 3-4 आदमी हमारी पब्लिक मीटिंग में आए हैं। दूसरा, जो रोड शो हमने किया जी, वो रोड शो भी हमारे जैसा किसी का नहीं था, और अपने आप से लोग आए हुए थे, समझे ना। वोट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन क्योंकि हमारे पास तो कोई सोर्सेज ऐसे नहीं है, एक के पास सरकार है, दूसरे की पहले सरकार रही हुई है, वो पैसे पूसे उन्होंने अच्छे कमा रखे हैं सरकार में रह के, जिस बात के हम तो विरोध में हैं, समझ रहे हो ना। भ्रष्टाचार के हर तरह का, कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, हम तो उसके विरोध में शुरू से रहे हैं। जैसे मौजूदा सरकार भाजपा चल रही है, क्या कुछ खास कमियां दिखी कि चेंज करने की जरूरत पड़ी? आपने बोला पहले भी कि भाजपा को जनता नहीं चाह रही थी, लेकिन कैंडिडेट ऐसा आ गया सामने से कि जनता को भाजपा की तरफ जाना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर का साथ देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो खोखली है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किए ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही नहीं है लोगों के लिए काम करने की। भारतीय जनता पार्टी तो एक किस्म से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, बस किसी तरह से लोगों में सहम बिठाओ, डर में लाओ और इनको गुलाम बना के रखो। उन्होंने 10 साल में कागजों में उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया, बातें बनाई, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया। अब लोग तो फिर देखता है ना, ठगा हुआ सा महसूस करता है अपने आप को। एक बार 2 बार चल गया तो ये थोड़ी हमेशा के लिए चलता रहेगा। लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो गए हैं कि भाई यार ये तो आंदोलन को चलने में लगे रहते हैं, कुछ आवाज भी नहीं उठाने देते, और कागजों में उलझा के रख दिया इन्होंने, और खाली के खाली हम हाथ, महंगाई वगैरह या कुछ भी या नौकरी ना होने की वजह से
सब लोगों की जेब में पैसे ले रहे हैं, टाइट हो गए, लोग तंगी में हैं और अजीब से सहम में हैं, बेसहारा सा लोग महसूस कर रहे हैं। जाएं तो किसके पास जाएं, किससे काम का सहारा लें, कोई दुख तकलीफ आ जाए तो किसको कहें, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से दूरियां बना के रखी है। नौकरी बेरोजगारी की आपने बात की, तो भाजपा का सीधे तौर पे कहना है कि 2 से 4 लाख नौकरियां हर महीने हर वर्ष देने का काम हमने किया है, बेरोजगारी काफी हद तक दूर की है हमने, तो उस पे कहने को तो भाजपा ने बहुत कहा, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की दुकान, समझ रहे हो, आरोप लगाने की मशीन है। आप अपनी जनता के बीच में पहुंचे हैं, क्या कुछ खास कमियां दिखाई दी आपको कि कुछ सुधार यहाँ होना चाहिए, या फिर कहना उचित रहेगा कि आप पहली कलम से कौन सा काम करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? मुझे तो जो समझ में आई है, कमी तो अंततः जनता की ही है जी। जनता समझती क्यों नहीं? जब जनता को कोई जगा रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि ये लोग तुम्हारा, तो ये आदमी तुम्हारा भला करने वाला है जी, फिर जनता उधर मुड़ती क्यों नहीं है? फिर जनता और दूसरे फैक्टर्स में, जाति का फैक्टर है, पैसे का फैक्टर है, तो लोग लालचों का फैक्टर है, क्यों आती है? दोस्तों जनता का ही है। जी। जब तुम्हें मौका मिला अच्छा से बनाओ। अब कहते हैं कि वो उसकी तरफ आदमी ज्यादा नहीं है। अरे जो जो जिनकी समझ में आ रही है बात, वो तो वोट डालना अपना, अपने अपने से शुरू करो ना। ये क्यों इंतजार करते हो कि जब दूसरे लोग चलने शुरू हो गए तभी हम चलेंगे? अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है, जैसे आपने बोला कि अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं, तो पहली कलम से क्या कुछ खास काम देखने को मिलेगा जनता के लिए? देखो, सरकार तो हमारी कैसे आएगी? जो विधान लोकसभा की सीट है उससे आप जीत रहे हैं। अब ना लोकसभा की सीट हमारे निकल गई, हम माननीय शरद पवार जी की पार्टी में जी, और इंडिया गठबंधन के अगर एनडीए से अधिक लोकसभा में आते हैं, स्वाभाविक है सरकार उनकी बनेगी। उस सूरत में माननीय शरद पवार जी के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस ज्यादा है। जी, ठीक है, और चांसेस ज्यादा क्या, लगभग लगभग वही बनेगी। तब आप कह सकते हो कि हमारी सरकार आ गई तो हम क्या क्या करेंगे। वह काम करेंगे जो माननीय शरद पवार जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए या कृषि मंत्री रहते हुए कृषि के लिए किया, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए महाराष्ट्र के लिए किया। जो महाराष्ट्र पहले बहुत पीछे था, आज महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 पे है हिंदुस्तान में। आज महाराष्ट्र खुशहाली से भरा हुआ राज्य है जी, जो रिकॉर्ड बता रहा है। जी। ठीक है ना, महाराष्ट्र में बेरोजगारी नहीं है, महाराष्ट्र में खेती का तरीका बदल दिया, सब्जियों का और फलों का हब बना दिया महाराष्ट्र को शरद पवार जी ने। तो जो आप कह रहे थे कि क्या करेंगे, जैसा महाराष्ट्र में सारा काम किया, सारे हिंदुस्तान में वही पैटर्न फिर लागू हो जाएगा जी। और सारा हिंदुस्तान फिर प्रोस्परस हो जाएगा, तरक्की होगी, सब्जी और फलों का एक्सपोर्टर बड़ा तगड़ा बन जाएगा। जैसे चावल और गेहूं और चीनी का एक्सपोर्टर देश माननीय शरद पवार जी ने 2004 से 2014 में कृषि मंत्री रहते हुए किया, ऐसा काम फिर सारे हिंदुस्तान में दोबारा होगा। हिंदुस्तान तरक्की पे चलेगा, विकसित देश बनेगा और खुशियों से भर जाएगा। जनता इतनी जागरूक नहीं है जितना जागरूक एक लोकतंत्र में इसको होना चाहिए। इनको चुनने का मौका मिलता है जी। और एक ट्रैक रिकॉर्ड सबका इनके पास है। किसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कौन क्या क्या बात बोल रहा है, उसको उस ट्रैक रिकॉर्ड के पैमाने पे तोलें और ठीक लगे तो उसको वोट करें। उसी जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि अब भी वो पिटारा बंद है, 4 तारीख को पिटारा खुलने वाला, गर्भ में है ईवीएम की मशीनें, क्या रिजल्ट आएगा अभी कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन आपका क्या संदेश रहेगा साफ तौर पे जनता के लिए? जनता जागरूक बने, अच्छे आदमी को चुने और हमारी ये सीट निकलेगी, निकलते ही हरियाणा में बदलाव आएगा। जी, ठीक है ना, जी। फिर एनसीपी की और इनेलो की गठबंधन की सरकार बनेगी, जी, जो विधानसभा चुनाव आएगा। और जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से तरक्की हमने प्रदेश की करवानी है, वैसे तरक्की होगी। जी, ये फ्री बीज वाली बात है, ये अलग से चीज है। अगर ये दे देंगे वो दे देंगे, ये जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक सोसाइटी को तरक्की की राह पे लगा देंगे, अच्छे नागरिक बन जाएंगे और खुद कमाने वाले बन जाएंगे
और दूसरों को देने वाले बन जाएंगे, ना कि बेगर्स की तरह अपना हाथ फैलाए हुए दूसरों से अपेक्षा करेंगे कुछ मिले। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मराठा वीरेंद्र जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है, अच्छा चुनाव की जरूरत है। इसी के साथ हम मिलते हैं नए किसी चेहरे के साथ। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ।